हेलो फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने ये टर्म बार बार सुनी होगी। सबसे पहले हम ये टर्म समझते हैं और मैंने टर्म यहाँ पे क्यों लिखी है तो इसका मैं तात्पर्य आपको बताता हूँ। इस टर्म के रिलेटेड केस स्टडीज यूपीएससी में या वेरियस स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। पास्ट में ऐसी बहुत सारी यूपीएससी ने केस स्टडी पूछी है जिसमें केस स्टडी जो आई है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के टॉपिक से आई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स है, उसमें से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक कॉमन टॉपिक है जिसमें से केस स्टडी आती है। इसीलिए हमें ये टॉपिक पे जो थोड़ा अच्छे से समझना है कि इस टॉपिक पे अगर कोई केस स्टडी आती है तो हम उस केस स्टडी को कैसे एड्रेस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट के बीच में टकराव। ठीक है, इंटरेस्ट के बीच में टकराव। यहाँ पे दो इंटरेस्ट होते, दो इंटरेस्ट के बीच में टकराव होता है। एक इंटरेस्ट है वो प्राइमरी इंटरेस्ट है और एक इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी इंटरेस्ट है। ठीक है, प्राइमरी इंटरेस्ट एंड सेकेंडरी इंटरेस्ट के बीच में टकराव होता है। अब यहाँ पे प्राइमरी इंटरेस्ट यानी कि क्या, सपोज आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, आपके सामने कोई एक टेंडर आता है। ठीक है, सपोज एक रोड पास करना है, उसके लिए एक टेंडर आपके सामने आता है। ठीक है, अब आपको क्या बोला जाता है कि आपको वो टेंडर है उसकी क्वालिटी सही नहीं है, जो भरने वाला है टेंडर की प्राइस ज़्यादा है और उन कंपनी का जिन्होंने टेंडर भरा है रोड के लिए तो उनकी पास्ट में बहुत सारी शिकायतें आई हुई है कि उनकी क्वालिटी जो रोड की होती है वो सही नहीं होती है। स्टिल आपके ऊपर कोई मिनिस्टर है वो प्रेशर कर रहे हैं आप डीएम को कि ये टेंडर है वो पास कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है, आपका प्राइमरी इंटरेस्ट है पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी करना है, ये आपका प्राइमरी इंटरेस्ट है। पब्लिक ड्यूटी यहाँ पे क्या हुआ कि आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, आपको ऑब्जेक्टिव रहना है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको सही प्रोसेस फॉलो करनी है कि उनकी क्वालिटी पास में कैसी रही वो आपको चेक करना है, पास्ट बैकग्राउंड चेक करना है, उनकी प्राइस सही है कि नहीं वो वगैरह सब डेटा वगैरह चेक करना है और उसको अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना है। तो इसको बोलते हैं पब्लिक ड्यूटी। एंड पब्लिक ड्यूटी ये है आपका एज ए डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये आपका प्राइमरी इंटरेस्ट हुआ। अब सेकेंडरी इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ कि कोई मिनिस्टर है। ठीक है, मिनिस्टर आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, दबाव कर रहे हैं कि आपको टेंडर किनको देना है, इन भाई साहब को टेंडर देना है कि जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा। ठीक है, उनको क्या देना है, आपको टेंडर। अब आप टेंडर यहाँ पे नहीं दोगे तो आपको कोई आपकी फैमिली के लिए कुछ कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं या आपका उन मिनिस्टर के साथ में टकराव हो सकता है, कन्फ्रंटेशन वहां पे हो सकता है, या मिनिस्टर आपको है वहां पे कि आपको कुछ ऑफर कर रहा है। ठीक है, पैसे ऑफर कर रहा है, सपोज आप उनको टेंडर दे दो एंड वो कंपनी है जो वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 करोड़ रुपए या कुछ ऐसे पहुंचा देगी, तो ये आपका सेकंड इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है। तो इन दोनों के बीच में जब टकराव होता है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज यूपीएससी ने और वेरियस पीसीएस ने पूछी है। ठीक है, अगर इस तरह की केस स्टडी कोई आती है तो उस केस स्टडी को एड्रेस करने का हमारा एक फॉर्मूला क्या रहेगा वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि कोई केस स्टडी आ रही है अगर, तो केस स्टडी में हम क्या करते हैं, उस केस स्टडी को सही से पढ़ने के बाद उसमें हम सबसे पहले करते हैं कि उसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हम उस केस स्टडी का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद में हम क्या करते हैं, तो उस केस स्टडी के अलग अलग जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर निकालते हैं। ओके, स्टेक होल्डर्स यानी कि हितधारक कौन है, उन हितधारक को हम निकालेंगे। उन हितधारक के अलग अलग नाम हम लिखेंगे। सपोज एक हितधारक है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दूसरे यहाँ पे जो कंपनी है वो है, तीसरा यहाँ पे मिनिस्टर है, चौथा है आपका डिपार्टमेंट रोड का जो सपोज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। तो ये सब हो गए स्टेक होल्डर। अब उनके कुछ अपने इंटरेस्ट होंगे। सपोज यहाँ पे डीएम का इंटरेस्ट क्या है, तो डीएम का इंटरेस्ट है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहना या इंटेग्रिटी मेंटेन करना। मिनिस्टर का यहाँ पे कुछ और इंटरेस्ट है, यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट है कि उनको टेंडर मिल जाए। तो ये अलग अलग उनका इंटरेस्ट हो गया। तो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद में हम स्टेक होल्डर लिखते हैं,
फिर हमें केस स्टडी में पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपके सामने कौन से ऑप्शन यहाँ पे होंगे कि आप अगर आपके ऊपर इस तरह प्रेशर आ रहे हैं तो आप क्या एक्शन लोगे वहाँ पे। तो आपके पास में 3-4 ऑप्शन आपको रेडी रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर के बाद में हम ऑप्शंस के पहले यहाँ पे एथिकल इश्यूज भी पूछते हैं या एथिकल डायलेमा। तो एथिकल इश्यूज यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है, कि इस तरह की केस स्टडी पे आपके सामने कौन से एथिकल इश्यूज यानी कि नैतिक समस्या रहेगी। तो डीएम हो आपके सामने नैतिक समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक ड्यूटी और पर्सनल इंटरेस्ट दोनों के बीच में टकराव हो रहा है, या आप इंटेग्रिटी से अपना काम नहीं कर पा रहे हो, या मिनिस्टर आपके ऊपर दबाव कर रही है यानी कि फेवरेटिज्म वाली सिचुएशन हो रही है। तो ये सब एथिकल इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं। डन, इतना समझ लिया हमने। तो हम एथिकल इश्यूज फिर पूछते हैं हमें, एथिकल इश्यूज के बाद में ऑप्शन पूछते हैं हमें कि 3-4 ऑप्शन दीजिए आप और उसमें आप क्या एक्शन लोगे। तो यहाँ पे हमारे सामने 3-4 ऑप्शन होंगे और उन ऑप्शन के पॉजिटिव यानी मेरिट्स एंड नेगेटिव यानी कि डीमेरिट्स, या इसको प्रोस बोलेंगे, एंड कॉन्स हम ऐसे टेबल बना के हम लिखते हैं, ठीक है। डन। ऑप्शन के बाद में हमें 3-4 ऑप्शन दिए, उसमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वो हमें लिखना होता है और लास्ट में हमें थोड़ा माइनर सा कंक्लूजन देना होता है। तो ये हमारी किसी भी केस स्टडी में आइडियल एक वे है जिसमें हम इस तरह उस केस स्टडी को एड्रेस करते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली केस स्टडी है, उसको इसी वे में हम समझेंगे। पर हाँ, हमें कुछ और अब यहाँ पे समझना है कि इस तरह की केस स्टडी आ रही है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, वहाँ पे स्टेक होल्डर कैसे लिखना है, हमें ऑप्शन हमें क्या लिखना है, एक कॉमन फ्रेमवर्क हम लिखेंगे। तो ऑलमोस्ट किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की केस स्टडी में 70% कंटेंट हमारा इस तरह का ही रहेगा। डन, इतना हमने समझ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन चीजें, ओके। कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे। इनोवेटिव हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, एकदम इनोवेटिव होना चाहिए हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देंगे कि एक हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी केस स्टडी में एक कोट से अच्छा सा। अब यहाँ पे सपोज ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन, डीएम है, डीएम के ऊपर प्रेशर आ गया मिनिस्टर के। अब नॉर्मल सिचुएशन होती है यहाँ पे, अगर प्रेशर नहीं आता मिनिस्टर का, सपोज, ठीक है, डीएम है आपके ऊपर अगर प्रेशर नहीं आता और आपको किसी को टेंडर देना होता तो आपको किसी का डर रहता नहीं रहता, आपको किसी का भय नहीं रहता वहां पे। तो आप क्या करते, जो बेस्ट है, जो कम से कम कीमत लेके आया अपनी टेंडर की और जिनकी क्वालिटी सही है, आप उनको चेक करके आप उनको टेंडर दे देते। तो वहां पे आपको किसी का डर नहीं रहता। पर अब यहाँ पे आपके ऊपर डर आ गया है, ठीक है, आपको मिनिस्टर ने आपको आपके ऊपर प्रेशर किया है, अब आप यहाँ पे डर गए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपका ट्रू कैरेक्टर तभी पता चलेगा। नॉर्मल टाइम में तो कोई भी डिसीजन ले लेगा, पर ऐसे टफ टाइम होता है तो टफ टाइम में आप कैसा डिसीजन ले पाते हो। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आई वहां पे आपको डरना, आपके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है। और ट्रू कैरेक्टर ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कब पता चलेगा, तो ऐसी जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन होगी तब पता चलेगा कि उसके अंदर इंटीग्रिटी कितनी है, वो कितना अकाउंटेबल रहता है, वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो तभी पता चलेगा। तो हमें इंट्रोडक्शन में यही चीजें लिखनी है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि द अल्टीमेट मेजर ऑफ अ मैन इज नॉट वेयर ही स्टैंड्स इन द मोमेंट ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस बट वेयर ही स्टैंड्स एट टाइम ऑफ चैलेंज एंड कंट्रोवर्सी। मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, फिर उसका मतलब आपको समझाता हूँ, और इंट्रोडक्शन में हम इस तरह लिख सकते हैं कि द ultimate measure of a man is not where he stands in a moment of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डन।
ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन्होंने बोला है कि अल्टीमेट मेजर ऑफ मैन इज नॉट वेयर ही स्टैंड्स इन मोमेंट ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एकदम आपके लिए सूटेबल सिचुएशन है, ऐसे टाइम में आप किस जगह पे खड़े हो उससे आपकी जो अल्टीमेट आपको आपकी इंटीग्रिटी आपके अंदर है या वगैरह मेजर करना हो, तो ऐसे टाइम में कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के टाइम पे आपका जो इंटीग्रिटी वगैरह चेक नहीं की जा सकती। ठीक है, अल्टीमेट मेजर ऑफ मैन इज नॉट वेयर स्टैंड्स मोमेंट ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के टाइम पे तो आप कहीं पे भी खड़े रह सकते हो, यानी कि नॉर्मल टाइम होता, अगर डीएम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता तो वो कहीं पे भी खड़ा रह जाता, वो ठीक है, वहां पे वो अल्टीमेटली अपनी इंटीग्रिटी के साथ में काम कर सकता था। बट वेयर ही स्टैंड्स इन एट टाइम ऑफ चैलेंज एंड कंट्रोवर्सी, चैलेंज एंड कंट्रोवर्सी के टाइम पे वो किस लेवल पे खड़ा है, किसके साथ में खड़ा है, तभी अल्टीमेटली उस इंसान को हम मेजर कर सकते हैं, अगर किसी इंसान को मेजर करना है तो। यहाँ पे डीएम मिनिस्टर ने उनको प्रेशर किया कि टेंडर उनके नजदीकी को दे दो, तो उस टाइम पे वो कहाँ खड़े रहे, इस चैलेंज भरी सिचुएशन में या कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में वो किन के साथ में खड़े रहे, वो अपने रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे थे, वो इंटेग्रिटी के साथ में थे, वो लीगल मेजर ले रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को अवॉइड कर रहे थे कि नहीं। तो वहीं से पता चलेगा कि उसके अंदर वर्चू एथिक्स है या नहीं। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में इस तरह लिख सकते हो और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मेन केस स्टडी से। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, और आपको लिखना है कि जो ऊपर आपने केस स्टडी पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ा होगा, वो केस स्टडी से आपको ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे सिविल सर्वेंट है, यानी कि डीएम वगैरह सिविल सर्वेंट है, उनकी फाउंडेशनल वैल्यू है, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि दिस केस स्टडी इज लिटमस टेस्ट फॉर कोर वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस। लिटमस टेस्ट लिखना है आप लोगों कि ये कैसा है, ये केस स्टडी एक लिटमस टेस्ट की तरह है। यहाँ पे टेस्ट हो रहा है आपकी कोर वैल्यूज का, सिविल सर्विस की कोर वैल्यूज का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। कौन सी के कोर वैल्यूज है सिविल सर्विस की, तो यहाँ पे है इम्पार्शियलिटी, कि किसी के साथ में भी आपको भेदभाव नहीं करना है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि आपको डेटा एंड फैक्ट के साथ में जाना है। एंड थर्ड इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी यानी कि हाईएस्ट लेवल की ऑनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिटमस, ये केस स्टडी है, ये क्या प्रेजेंट कर रही है, तो ये लिटमस टेस्ट की तरह यहाँ पे आपकी मेजर की जा रही है कि सिविल सर्विस की कुछ इंपॉर्टेंट कोर वैल्यूज होती है, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में इस तरह लिख के अपने केस स्टडी की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, डन। अब इसके बाद हमारा काम क्या है, इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया। इंट्रोडक्शन के बाद में हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर लिखना है फ्रेंड। ठीक है, स्टेक होल्डर्स को लिखना है हमें कि इसमें कौन कौन यहाँ पे हितधारक होंगे। तो हितधारक फ्रेंड बहुत होते हैं, अलग अलग लोग। सपोज यहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे डीएम की बात की गई, हमने डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या और भी कोई हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिनिस्टर है, कहीं पे मिनिस्टर की जगह एमएलए हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग केस स्टडी के अकॉर्डिंगली तो आपको स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल में भी आप स्टेक होल्डर को लिख सकते हो अकॉर्डिंगली स्पेस, और कहाँ पे आप स्टेट पीसीएस में लिख रहे हो या यूपीएससी की केस स्टडी को एड्रेस कर रहे हो, कहाँ पे कितने मार्क्स के लिए पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेक होल्डर को एड्रेस कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी केस स्टडी होती है, वहाँ पे स्टेक होल्डर पूछे नहीं जाते, तो आपके लिए स्टेक होल्डर को लिखना जरूरी है, पर उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस को आपको ऑक्यूपाई नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, ओके। अब स्टेक होल्डर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे डीएम आ गए, मिनिस्टर आ गए, और जो कंपनी आई थी वो कंपनी के सीईओ वगैरह जो भी होंगे वो आ गए। ठीक है, जो उन्होंने टेंडर भरा था वो। साथ में क्या आया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और कौन आएंगे यहाँ पे फ्रेंड, तो डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन होंगे, वो सिटीजन आएंगे, सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
तो इतने लोग तो आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इन सब लोगों का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे सब लोगों का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो हमें इंटरेस्ट लिखना है फ्रेंड कि इस केस स्टडी में, वो केस स्टडी जो दी गई है उसमें इन लोगों का क्या हित पूछा गया है यहाँ, ठीक है, कुछ ना कुछ हित रहा है वहाँ पे। तो डीएम का यहाँ पे सपोज क्या है, यू द ऑफिसर, यहाँ पे डीएम मैंने बात की गई है, ठीक है, पर यहाँ पे कोई भी ऑफिसर आ सकता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की केस स्टडी है। तो ये तो एक मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है, एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। यूपीएससी में आपने पहले भी एक केस स्टडी सुनी हुई जहाँ पे ऐसा लिखा है कि आप थोड़ा मिनिस्टर या एमएलए वगैरह कुछ उनके घर के थोड़ा साइड से, वहाँ से फार्म हाउस के पास से रास्ता निकाल लो तो आपके वाइफ के नाम पे एक आपको प्लॉट दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह की केस स्टडी पूछी गई, तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आ रही है। यहाँ कहीं पे ऐसा पूछ गया है कि मेरे भतीजे का थोड़ा ध्यान रखना, ये नया जो टेंडर पास कर रहे हो आप उसमें, इस तरह की केस स्टडी आती है, ठीक है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन। तो वहाँ पे यहाँ पे मैंने डीएम लिखा है क्योंकि ये एग्जाम्पल हम इसका ले रहे हैं, पर यहाँ पे कोई भी ऑफिसर हो सकता है। तो ऑफिसर का इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे फ्रेंड, तो ऑफिसर का इंटरेस्ट है कि अपहोल्ड द लॉ, इनको एक तो लॉ को अपहोल्ड करना है, कि लॉ को मानना है, ठीक है। दूसरा क्या है इनका, तो इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि कोई भी ऑफिसर यहाँ पे हो सकता है, उनका इंटरेस्ट ये है कि उनको इंटेग्रिटी के साथ में चलना है। तीसरा इनका क्या इंटरेस्ट है फ्रेंड, पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना है, ठीक है। अब ये नहीं डीएम भाई साहब है यहाँ पे, या तो डिस्ट्रिक्ट के कोई ऑफिसर है, वो डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे, या स्टेट के चीफ सेक्रेटरी वो अपने स्टेट के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेंगे, ठीक है। तो उनको स्टेट के पब्लिक वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, तो ये इनका इंटरेस्ट है मेनली यहाँ पे। अब इनकी बात मान ली, इनकी बात सपोज मान ली, और उन्होंने गलत इंसान को अगर टेंडर दे दिया तो पब्लिक के साथ में तो नाइंसाफी हुई, खुद के इंसान की, डीएम की यहाँ पे इंटेग्रिटी का भी हनन हुआ उन्होंने, ठीक है। इंटेग्रिटी को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपने वैल्यू के अगेंस्ट में गए, और लॉ का तो उन्होंने परवाह भी नहीं की, ठीक है, लॉ का भी वायलेशन किया इन्होंने, तो ये होगा। तो यहाँ पे इनका ये इंटरेस्ट रहता है। अब यहाँ पे मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर की बात की गई, तो मिनिस्टर का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा कि जिन सपोज मिनिस्टर ने किसी भी वो कंपनी, ये सीईओ है, ठीक है, इनके बारे में बात किया कि इनका जो ये टेंडर है इनको पास करवाना, तो हो सकता है कि ये अपने इनके मिनिस्टर के सगे संबंधी हो, कोई रिलेटिव हो, रिलेटिव भी हो सकते हैं उनके, रिलेटिव नहीं हो तो कोई नॉन पर्सन हो सकते हैं, या वो ना हो तो इनके पास से कुछ घूस खाई हो, मतलब करप्शन किया हो, ब्राइब वगैरह लिया हो, है ना, ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। तो इन्होंने मनी, ये भी एक इंटरेस्ट हो सकता है इनका मिनिस्टर का, तो यहाँ पे इनका ये इंटरेस्ट रहा है। डन। तीसरा क्या हो सकता है, सीईओ का, सीईओ का इंटरेस्ट है कि उनको तो अपनी कंपनी के लिए एक टेंडर मिलना है, ठीक है, टेंडर मिलना है ताकि क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके अपनी कंपनी का, और कम खर्च में मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि वो उनकी कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, सही नहीं रहा, तो इनके इंटरेस्ट लिखने हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर क्या यहाँ पे पब्लिक या सिटीजन, सिटीजन का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, उनको एक फेयर देन ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो सत्य के साथ में चल रहा हो, फैक्ट बेस पे काम कर रहा हो, ट्रांसपेरेंट हो, वो फेयर हो, किसी के साथ में भी अन्याय ना करता हो। तो यहाँ पे अगर इन्होंने ये सब नहीं किया, सही से गलत काम किया इन्होंने, तो सिटीजन को ये इनके ऊपर शंका जाएगी, ठीक है, ये ट्रस्ट नहीं रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे। देन तो ये सिटीजन का यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखना है, लोगों का जो भरोसा है उनको बचा के रखना है, तो इनका ये इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हमने ये स्टेक होल्डर अलग अलग लिख लिए, और उनका एक दो यहाँ पे इंटरेस्ट हमने लिख लिया। डन। अब इसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे क्या आएगा, तो कि हमें कुछ एथिकल इश्यूज आएंगे। यहाँ पे मेन एथिकल इश्यूज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू है जिनके बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कौन सी एग्जैक्ट वैल्यू है जिनके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल है, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल है फ्रेंड, या और कुछ फाइनेंशियल है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है प्रोफेशनल में आपको कुछ ना कुछ नुकसानी भुगतनी पड़ रही हो, या फाइनेंशियल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वहाँ पे पैसे छुपा हो, कुछ ना कुछ इन डिसीजन के पीछे पैसे का हाथ हो,
ठीक है। तो ऐसे आपको एथिकल इश्यूज यहाँ पे लिखने हैं क्लियरली, ठीक है, अगर पूछा गया है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में। डन, इतना हमने यहाँ पे समझ लिया। अब ये हमारा पार्ट खत्म, स्टेक होल्डर वाला पार्ट हमने एड्रेस कर लिया। उसके बाद में हमने क्या है, एथिकल इश्यूज भी एड्रेस कर लिए। अब हमें इस तरह की केस स्टडी आई है, वहाँ पे पूछेंगे ऑप्शन, कि आप ऑप्शन दो, 3-4 ऑप्शन देंगे, आपको पूछेंगे, या तो पूछेंगे कि ऑप्शन आप दीजिए, तो अकॉर्डिंग टू केस स्टडी आपको ऑप्शन देने, वहाँ पे आप 3 भी ऑप्शन दे सकते हो, 4 ऑप्शन भी दे सकते हो, सिर्फ 2 ऑप्शन दे के मत आना फ्रेंड, ठीक है। मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 ऑप्शन आपको देना चाहिए, ठीक है, कि मैं ये एक्शन लूँगा। अब यहाँ पे ये बहुत बार क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली केस स्टडी आती है, वहाँ पे हमें ऑप्शन बनाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, ऑप्शन बनाने में बहुत दिक्कत होती है कि ऑप्शन बनाए तो बनाए कैसे, ठीक है, ऑप्शन बनाए तो बनाए। तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कहीं पे भी केस स्टडी आती है तो वहाँ पे ये 3-4 ऑप्शन है वो याद रख के जाओ, इस तरह का ही ऑप्शन आपको बनाना है, इस तरह के ही ऑप्शन, और सच में वो सही रहने वाले, ठीक है। तो आपके पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन, फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि मेरिट्स, ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है फ्रेंड, मेरिट्स, यहाँ तो प्रोस, फिर डीमेरिट्स, वहां पे लिख दो आप कॉन्स, ठीक है, आप एक टेबल बना लो। अब यहाँ पे ऑप्शन ए आपको करना है, आप ऑप्शन कौन से दोगे, तो 3-4 ऑप्शन हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, इसमें से आप कुछ भी ऑप्शन दे सकते हो, अकॉर्डिंगली केस स्टडी आपको वो ऑप्शन बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा, रूल बेस्ड अप्रोच, आपका अप्रोच कौन सा रहेगा, रूल बेस्ड अप्रोच। अब रूल बेस्ड फ्रेंड यानी कि क्या, कौन सा रूल है ऐसा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात आती है ना फ्रेंड, जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात, तो वहां पे रूल फॉलो करना होता है, और रूल क्या कह रहा है कि रिक्यूज योर सेल्फ, एग्जाम्पल रिक्यूजल, रिक्यूजल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि उस केस से ही आप अपने आप को वहां से हटा लो, आप वहां से अपने आप को हटा दो, दूर कर लो, ठीक है। सपोज यहाँ पे डीएम है, डीएम के ऊपर प्रेशर आया है, तो डीएम को क्या करना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए उस केस से। या ऐसा हो सकता है कि डीएम है यहाँ पे, अब उनके कोई करीबी रिश्तेदार है, उनका ही कोई टेंडर आया करीबी रिश्तेदार का, तो डायरेक्टली वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है कि अपने करीबी रिश्तेदार को टेंडर देने में हो सकता है वो वहां पे कुछ लोगों को डाउट जाए कि इन्होंने उनको फेवर किया होगा, फेवरिटिज्म वाली, नेपोटिज्म वाली वहां पे सिचुएशन देखने, या खुद इम्पार्शियल ना रह पाए, खुद इंटेग्रिटी मेंटेन ना कर पाए, ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत बार दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कि रूल बेस्ड उनको फॉलो करना चाहिए, रिक्यूजल, रिक्यूजल यानी कि ऐसे केस में खुद को उस केस से दूर कर लेना चाहिए। आप अपने हायर जो सुपीरियर ऑफिसर है उनको बोल दो कि ये जो भाई साहब है जो आए हैं, जिन्होंने टेंडर भरा है, ये मेरे नॉन है, तो मैं इस केस से दूर रहूंगा, ताकि वहां पे कोई इन्फ्लुएंस मेरा देखने को ना मिले। ये एक अप्रोच है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरिट्स, कि इस अप्रोच की वजह से क्या होगा, फायदा क्या होगा इसका, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, आपने यहाँ पे इम्पार्शियल रहोगे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इम्पार्शियलिटी को फॉलो किया है, ठीक है, इम्पार्शियलिटी को फॉलो किया। दूसरा क्या है, आपने लीगल एंड प्रोसीजरल गाइडलाइन से उसको भी फॉलो किया, लीगल एंड प्रोसीजरल गाइडलाइंस को फॉलो किया। लीगल एंड प्रोसीजरल गाइडलाइंस कौन सी है फ्रेंड, तो रूल बेस्ड अप्रोच ये कहता है कि अपने आप को वहां से दूर कर लो, तो आपने वही बात को माना है यहाँ पे, ठीक है, और इस वजह से इस तरह आपने इम्पार्शियलिटी यहाँ पे दिखाई है। अब इसका गैर लाभ भी है कुछ फ्रेंड, ठीक है, गैर लाभ क्या है यहाँ पे फ्रेंड, आप नहीं तो आपकी जगह कोई और आएगा, पर इससे इश्यू तो सॉल्व नहीं होने वाला है फ्रेंड, इश्यू तो इस तरह सॉल्व नहीं होने वाला है। और हमारा काम क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, कि कुछ भी आपके सामने इस तरह के इश्यू आता है तो उसको जड़ मूल से निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये डीमेरिट्स ये देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी भाग रहे हो, आपको चुना ही इसीलिए गया है कि कैसी भी सिचुएशन आती है आपको वहां से भागना नहीं है, आपको इम्पार्शियल वे में रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए सही डिसीजन लेना है। आपको वहां पे आपका सगा भाई, आपकी मामा, चाचा, कोई भी आए वहां पे, आपको भागना नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो रहा है, आप भाग रहे हो,
ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये डिमेरिट आपको लिखना है। दूसरा क्या लिखोगे, डज नॉट सॉल्व द रूट प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल सिस्टमिक करप्शन। रूट प्रॉब्लम इस तरह फ्रेंड सोल्व नहीं हो रहा है, जो सिस्टम में करप्शन देखने को मिल रहा है। ये वन टाइप ऑफ करप्शन ही हुआ। ठीक है फ्रेंड, वन टाइप ऑफ यहाँ पे करप्शन ही हुआ। तो रूट प्रॉब्लम तो यहाँ पे कहीं आपको दिख नहीं रहा है कि इसकी वजह से रूट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप नहीं तो आपकी जगह दूसरा कोई आएगा, उसको प्रेशर वो झेलना पड़ेगा। ठीक है, वो भी क्या भाग जाएगा वहाँ से, तो फिर इस तरह तो एडमिनिस्ट्रेशन चल ही नहीं सकता। तो ये एक ऑप्शन ये है फ्रेंड। ठीक है, पर यहाँ पे ये याद रखना है आपने कि इन्होंने क्या किया है, लीगल एंड प्रोसीजर गाइडलाइन का पालन किया है। डन। अब दूसरा अप्रोच हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरा अप्रोच ये है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है। ये थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच मतलब ठीक है, अच्छा है, अच्छा अप्रोच है। प्रैग्मेटिक यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, फुल डिस्क्लोजर बट कंटिन्यू। अब फुल डिस्क्लोजर यानी कि आप बता दो डायरेक्टली, आप फुल डिस्क्लोज कर दो, आप बता दो कि मेरे सामने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आके खड़ा हुआ है, मेरे सामने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है कि यहाँ पे मेरे नॉन है वो टेंडर लेके आए हैं, या मुझे मिनिस्टर ने, जो मेरे बहुत नज़दीकी भी है, या तो मिनिस्टर पावरफुल है, वो मुझे प्रेशर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने आई है। ठीक है, तो ये आप बता दो और अपनी पोजीशन से आप दूर मत भागो, अपनी पोजीशन से दूर मत भागो। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो तो अपना काम संभालते रहो। ठीक है, इस तरह का आपका एक दूसरा ऑप्शन लिख सकते हो। ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है। अब इसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स हमें लिखने हैं। इसका फायदा क्या होगा कि आप यहाँ पे आपने इम्पार्शियलिटी को तो फॉलो किया, आपने अपनी इंटेग्रिटी भी शो की है आपने। ठीक है, और यहाँ पे आपने फुल डिस्क्लोज कर दिया, जो भी बात थी आपने बता दी, जो भी बात थी आपने क्लियरली बता दी। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली। क्या फ्रेंड, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली। और क्या यहाँ पे आप इस तरह के क्रिटिकल प्रोजेक्ट में आप भागोगे नहीं, क्रिटिकल प्रोजेक्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इस केस में इन्वॉल्व रहोगे। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी फ्रेंड, ठीक है, कि आपने मिनिस्टर के ने आपके ऊपर प्रेशर किया, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बता दिया, आपने बता दिया। अब वो मिनिस्टर है, ये पावरफुल पर्सन है, वो क्या चुप रहेगा, वो चुप रहेगा, नहीं रहने वाला वो चुप रहे। तो यहाँ पे एक तो मिनिस्टर चुप नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पर्सनल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, मिनिस्टर चुप नहीं रह सकता, तो आपको हो सकते हैं पर्सनल कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़े, पर्सनल कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़े। ठीक है, या दूसरा क्या है, सपोज ऐसा केस है जहां पे मैंने बात की कि डीएम हो आप, डीएम के आपके कोई सगे संबंधी है, उनको प्रोजेक्ट देने के बाद अब लोगों को पता चल गया कि ये तो आपके नॉन है, तो क्या करेंगे, आप उसी केस में इन्वॉल्व भी हो, तो लोगों को क्या लगेगा कि वहां पे आपने बायस दिखाई होगी। बायस, लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, और हो सकता है कि बायस वहां पे देखने को मिले, पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन होगा, लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे थे, जो हमने स्टेक होल्डर में लिखा था, वो भरोसा उनका कम होगा, और उनको लगेगा कि आपने बायस से काम किया होगा, और हो सकता है मिनिस्टर के सामने आपको पर्सनल कंसिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका दूसरा अप्रोच है। अब तीसरा अप्रोच हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक अप्रोच है। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच है। यहाँ पे तो आपने अपने सुपीरियर को बताया था कि इस तरह का केसेस है, और आपने उस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आई, आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहा, पर पर्सनल कंसिक्वेंसेस थोड़े भुगतने पड़े, बायस देखने को मिली लोगों में, और पब्लिक ट्रस्ट कम हुआ। पर यहाँ पे अब सीधा अप्रोच है तीसरा सी, कि जिसमें आपको बोल रहा है कि आप डायरेक्ट एक अप्रोच ये लिख सकते हो कि मिनिस्टर के साथ में कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन यानी कि डायरेक्ट उनको ना बोल दो, या मिनिस्टर की जगह कोई है और आप उनको डायरेक्टली ना बोल दो उनके सामने, तो ये कन्फ्रंटेशन वाला अप्रोच है फ्रेंड। ठीक है, रिपोर्ट टू द पर्सन इसमें है, रिपोर्ट टू द पर्सन, आप उस इंसान को डायरेक्टली ना बोल दो। अब यहाँ पे सोचो, ये डीएम है, ये मिनिस्टर को डायरेक्टली ना बोलेंगे, मिनिस्टर पावरफुल पर्सन होगा, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो चुप बैठेगा, वो चुप नहीं बैठने वाला। तो इसके कुछ डायरेक्ट कंसिक्वेंस, डायरेक्ट जो अगर आप कन्फ्रंटेशन उनके साथ में लड़ाई में आए, डायरेक्टली उन्होंने कुछ, डायरेक्टली आप उनको कुछ ना कुछ बोले, तो यहाँ पे दिक्कत होगी फ्रेंड। ठीक है, दिक्कत। तो मेरिट भी है इसके और डिमेरिट्स भी है।
ठीक है। मेरिट्स क्या है यहाँ पे फ्रेंड कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली उनको मना कर दिया, तो मतलब आप तो डीएम हो या आप कोई ऑफिसर हो, तो आपके अंदर तो इंटेग्रिटी थी, आपने इंटेग्रिटी से काम किया यहाँ पे, तो आपकी तो इंटेग्रिटी यहाँ पे देखने को मिली, आपने इंटेग्रिटी से काम किया। दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग प्रीसीडेंट ये सेट करेगा, प्रीसीडेंट सेट करेगा कि आप जो भी हो, आप यहाँ पे डीएम या आप कोई भी ऑफिसर हो, आप ऐसी रॉन्ग जो गलत चीज़ें हो रही है आपके शासन में, उसको आप बर्दाश्त नहीं करोगे, आप इस तरह की सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है। तो ये रॉन्ग प्रीसीडेंट जो सेट हो रहा था ना, वो प्रीसीडेंट रॉन्ग सेट नहीं करेगा, वो राइट प्रीसीडेंट सेट होगा कि आपके पास तो कोई ऐसा इंसान कोई फेवर के साथ में आएगा नहीं, फेवर लेने के लिए आएगा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये पॉजिटिव, आपने 2 मेरिट्स इस तरह लिख दिए। अब डीमेरिट्स इसका हो गई, क्या होगा, तो आपके इसकी वजह से हो सकता है कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस। पर्सनल में क्या हो सकता है फ्रेंड, पर्सनल में हो सकता है कि आपके घर पे आपकी फैमिली है, तो फैमिली को उसकी वजह से दबाव झेलना पड़े। तो गंगाजल मूवी देखा ना, उसमें उनको घर पे बैठना पड़ा था, उनके घर पे वो क्या हो रहा था, घर के ऊपर लोग अटैक कर रहे थे, तो पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। मिनिस्टर वगैरह उनके लोग बहुत ऐसे होते हैं, उनके साथ में उनको जानने वाले या उनके वेल विशर्स, है ना, तो उसकी वजह से वो एकदम आवेश में आके कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस या प्रोफेशनल, इतने पावरफुल पर्सन हो तो आपकी ट्रांसफर वहां से करवा दे, या आपको सस्पेंड करवा दे, या और कुछ उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा दे, तो प्रोफेशनल भी यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। और इसकी वजह से जो पूरी की पूरी आपकी टीम है, टीम को इसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकती है। तो ये डिमेरिट्स है इसका। अब मैंने बात की थी कि 4 ऑप्शन हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम 3 या 4, 3 तो हमारे हो गए ऑप्शन, तो ये एकदम सीधा था। देखो, एक तो आप रूल को फॉलो करो, आप उस केस से दूर हो जाओ अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन आ रही है। दूसरा है कि फुल डिस्क्लोज कर दो केस, पर आप उस केस से हटना नहीं है, ठीक है। तीसरे में आप डायरेक्ट कन्फ्रंट करो उनके साथ में, उनको बोलो कि मैं बात आपकी मानने वाला नहीं हूँ, आप जो करना है वो कर लो। तो इस तरह आपकी इंटेग्रिटी रहेगी, आपने प्रेसिडेंट भी सेट कर दिया। पर नेगेटिव क्या होगा, पर्सनल या प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकता है, और आपकी टीम है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी यहाँ पे उनके मॉरल वगैरह कम हो सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हम ये लिख सकते हैं डी में कि अनएथिकल अप्रोच अपनाओ। अब अनएथिकल अप्रोच क्या हो सकता है, सब कुछ सही मतलब फॉलो करना ये जरूरी नहीं ना, कि सब एक जैसे हो नहीं सकते ना, तो आपको अलग अलग ऑप्शन दो, या तो रूल बेस्ड मान लो आपने, या प्रेगमेटिक अप्रोच, या डायरेक्ट कन्फ्रंट उनके सामने करो। ये अब लास्ट वाला अनएथिकल अप्रोच क्या करेंगे, उनकी बात को मान लो, मिनिस्टर की बात मान ले, तो क्या पता मिनिस्टर आपकी अच्छी प्रमोशन करवा ले, या आपके जो रिश्तेदार वगैरह किनका उनका प्रोजेक्ट आया, तो आप वो क्या करोगे, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो हो सकता है आपको उसकी वजह से फ़ायदा हो, या आपका करीबी कोई आगे जाएगा, तो आपके लिए तो सही है, ठीक है। तो ये अनएथिकल अप्रोच है। अनएथिकल अप्रोच में क्या है, आप उनको फेवर कर दो, उनकी बात को सीधा सीधा मान लो, ठीक है, ये फेवर कर दो। अब इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव तो ये होगा कि आपको तो उसके साथ में किसी के साथ में लड़ाई करनी नहीं पड़ेगी, आपको किसी के साथ में लड़ाई करनी है नहीं, ठीक है। तो बेनिफिट्स होगा प्राइवेट पार्टी को, किसको होने वाला बेनिफिट्स, प्राइवेट पार्टी को, एक तो जिसको ये प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, उनको बेनिफिट हुआ। दूसरा क्या हुआ, यहाँ पे कन्फ्रंटेशन आपका नहीं होगा, मैंने बात की थी ऊपर इस तरह कन्फ्रंटेशन, यानी कि आपका डायरेक्टली उनके साथ में कुछ भी लड़ाई वगैरह होने वाली नहीं है, कन्फ्रंटेशन नहीं होगा। और इसकी वजह से ये पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ रहा था, वो पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब डीमेरिट्स इसका क्या होगा फ्रेंड, अनएथिकल अप्रोच अपनाया आपने, अनएथिकल आपका वर्क ही अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट में, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में, आपकी इंटीग्रिटी वगैरह कहाँ गई फ्रेंड, ठीक है। तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस वाली सिचुएशन होगी, यहाँ पे वायलेट किया है आपने कोर एथिकल वैल्यूज को, कोर एथिकल वैल्यू से उसका क्या हुआ, वायलेशन हुआ। शुरुआत में बात की थी ना हमने कि कोर एथिकल वैल्यूज, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी वगैरह, वो सब, तो वो सब आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे ये वायलेट हो रही है, क्यों, आपने अनएथिकल वे अपनाया, आपने उनकी फेवर मान ली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये इलीगल है, और इसकी वजह से पब्लिक को आपके ऊपर से ट्रस्ट नहीं रहेगा, पब्लिक को ट्रस्ट ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये आप 3-4 ऑप्शन है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले सिचुएशन है तो वहां पे इस तरह के आप अप्रोच बना के लिख सकते हो। डन, इतना समझ गए, ओके। अब हमें इसके बाद में क्या पूछेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है फ्रेंड, आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है, ठीक है। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको यहां पे इसके बाद में पूछेंगे
कि आप इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अब पसंद करो कि आप कौन सा एक्शन इसमें से। आपने ये तो ऑप्शन दिए कि मेरे सामने ये अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन है, पर ये आपको करना नहीं है ना, ये सब इसमें से कोई एक ही आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। तो क्या आप सबसे पहले तो निकाल दो किसी भी जो एकदम फालतू हो, जो आप नहीं फॉलो करने वाले, या अनएथिकल ऐसे अप्रोच को तो निकाल दो कि ठीक है अनएथिकल अप्रोच है, ये फेवर करना है, वो तो आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे उसको? क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी को बेनिफिट होगा, हो सकता है मुझे पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतना पड़े, पर ये रूल ऑफ लॉ को वायलेशन कर रहा है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं रहेगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए मैं हूँ वहाँ पे, तो पब्लिक वेलफेयर के तो ये अगेंस्ट में जाने वाला है, ठीक है। तो अनएथिकल अप्रोच को तो आपको मानना ही नहीं है। तो अब आपके सामने कितने रहे? 3 अप्रोच रहे, ठीक है। 3 अप्रोच में क्या है, आप अपने आप को दूर कर दो उस केस से कि रूल बेस्ड रिक्यूजल, रूल में ऐसा लिखा है रिक्यूजल, पर इससे क्या होने वाला है, आपकी जगह दूसरा आएगा कोई, तो वहां पे फिर से वही प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। कि ठीक है आपने यहाँ पे इम्पार्शियलिटी देखने को मिले, लीगल एंड प्रोसीजरल गाइडलाइन आपको फॉलो किया, आपने फॉलो किया, ठीक है, पर आपने क्या हुआ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे हो। ऐसे फ्यूचर में कुछ केस आएंगे तो क्या आप तब भी ऐसा ही करोगे? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रूट प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं कर हो रही है, आपको रूट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह रूट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आप फॉलो नहीं करोगे। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचे, और आपको याद रखना है कि मोस्टली आपको यही करना है कि इस तरह की केस स्टडी आती है वहां पे एक ऑप्शन तो ऐसा लेना है जो बहुत रिलेवेंट हो और रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो अब आपके पास में ये बी एंड सी, ये 2 ऑप्शन बचे फ्रेंड, ठीक है। नहीं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ये सही है क्या फ्रेंड? डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उनके साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में क्या क्यों आना, आपको क्या करना है, लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको बाद में रखना चाहिए, ये थर्ड पे, ये फर्स्ट पे ये आना चाहिए फ्रेंड, ये सेकंड ये आ सकता है आप, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये आएगा आपको, ठीक है। ये रूल बेस्ड वैसे आप डिनाई कर सकते हो, पर ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आपका आ सकता है। तो आपको प्रेगमेटिक अप्रोच अपनाना है फ्रेंड, आपको फुल डिस्क्लोज कर दो आप बात, जो भी है यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है, वो मेरा नॉन पर्सन है और उनके साथ में अब मेरी हम डील करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या करें हम यहाँ पे। तो ये आप जो भी बात है वो आप क्लियरली बताओ, यहाँ पे फुल डिस्क्लोज करो एंड प्रोजेक्ट में आप कंटिन्यू करो। इसकी वजह से क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। कुछ पर्सनल कॉन्सिक्वेंस, पब्लिक ट्रस्ट वगैरह लॉस होगा, पर ये वो आपको फेस करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप दूसरा क्या कर सकते हो, अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो यही है फ्रेंड। अब ये क्यों है, जस्टिफिकेशन इसका आपको देना पड़ेगा, कि इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से क्या रहेगा फ्रेंड, कि मैं ये एक्शन लूंगा और हो सकता है मैं ए एक्शन लूँ, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक्शन मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो इसकी वजह से प्रोबिटी इन गवर्नेंस आएगा, ठीक है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ये आप लिखो कि ये इस एक्शन की वजह से ये एक्शन मैं लूंगा, या कंबाइनली में ये हो सकता है पहले ये फॉलो करूं, अगर ये सही नहीं रहा इस एक्शन से तो मैं फिर रूल बेस पे जाऊं, अपने आप को वहां से हटा दूंगा, ठीक है। लोगों को अगर मेरे पर पब्लिक ट्रस्ट अगर लॉस होता है तो मैं उस केस से मैं खुद को दूर कर लूंगा, ताकि इम्पार्शियलिटी रहे और लोगों को भी भरोसा रहे। तो ये इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से आएगा प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी फॉलो होगी, इम्पार्शियलिटी, इस तरह इम्पार्शियलिटी आएगी, इम्पार्शियलिटी की बात है, इम्पार्शियलिटी भी इस तरह आएगी, ठीक है। देन अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे ये भी लगेगा कि आई एम अकाउंटेबल पब्लिक सर्वेंट और आई एम अकाउंटेबल सिविल सर्वेंट। मैं लोगों को भावनाओं के साथ में विश्वासघात नहीं करता, पब्लिक ट्रस्ट मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर रहना चाहिए, मुझे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं जाना है, ठीक है। इसीलिए मैं कोर्स ऑफ एक्शन इसमें से ये फॉलो करूंगा, ठीक है। तो ताकि प्रोबिटी इन गवर्नेंस रहे, इम्पार्शियलिटी भी शो हो, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी रहे इसकी वजह से। और आप क्योंकि सिविल सर्वेंट हो, पर्सनल कंसिक्वेंसेस हो सकता है आपको फॉलो करना पड़े, पर आपको अपने मॉरल कंपास, अपने मॉरल जो बिलीफ है मॉरल, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जाना है, आपको एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना है, आपको इंटीग्रिटी को फॉलो करना है फ्रेंड, ठीक है। आपको रूल ऑफ लॉ नॉट इन वर्ड्स बट लेटर इन स्पिरिट आपको फॉलो करना है, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे शो होनी चाहिए, और आपकी जो भी एक्शन है उसमें एथिक्स शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये एथिक्स इन एक्शन में शो हो रही है कि मेरी इस एक्शन की वजह से क्या है, इम्पार्शियलिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी,
मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट भी रहे शुरुआत में, हो सकता है नहीं पसंद आया तो मैं निकल गया, तो भी वहाँ पे लीगल एंड प्रोसीजर गाइडलाइन को तो फॉलो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं इन एक्शन के साथ में जाऊँगा, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हो। और बाद में आपको लास्ट में क्या है, कंक्लूजन देना है यहाँ पे फ्रेंड, एक लास्ट में कंक्लूजन यहाँ पे आपको देना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे फ्रेंड, कंक्लूजन में तो पूरा कोर आइडिया था जो केस स्टडी का उसको रिविजिट करोगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली केस स्टडी है जिसमें कोर सिविल सर्वेंट की कोर वैल्यूज लाइक इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी वगैरह यहाँ पे उनकी क्या हो रही है, यहाँ पे परीक्षा होने वाली है, उनकी परीक्षा हो रही है। और वो एक टफ टाइम में जो लिखा था हमने यहाँ पे उस मार्टिन लूथर किंग का कि टफ टाइम में जब कंट्रोवर्सी वगैरह होती है तभी इंसान कैसा है वो मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो वही आपको जो कोर आइडिया है उस केस स्टडी का उसको आपको कंक्लूजन में लिखना है। और आपने ये एक्शन क्यों लिया, आपने ये एक्शन क्यों लिया उसको यहाँ पे तो आपने जस्टिफाई किया है, पर आपको कुछ थिंकर के साथ में या कुछ केस आप केस या थियरी के साथ में आपका कंक्लूजन को कंक्लूड करना है। कैसे, उसमें तो आप डियोंटोलॉजिकल अप्रोच को आप लिख सकते हैं यहाँ पे। डियोंटोलॉजी क्या बोल रही है, डियोंटोलॉजी मीन्स के ऊपर फोकस करती है, आपका एक्शन राइट होना चाहिए। तो आपने रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं इसलिए आपका एक्शन सही है। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच वुड आर्ग्यू दैट एक्शन इज राइट बिकॉज इट एडर्स टू यूनिवर्सल ड्यूटी रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। आपने कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में नहीं रखा, आपने पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में नहीं रखा और आपने ड्यूटी को फॉलो किया, ठीक है। ये डियोंटोलॉजी वाला, तो आप कंक्लूजन में इसको लिखो। फिर आप लिखो कि मैं यहाँ पे वर्चू एथिक्स को फॉलो किया। वर्चू एथिक्स क्या कहते हैं फ्रेंड, वर्चू एथिक्स पर्सपेक्टिव वुड हाईलाइट दैट द एक्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्च्यूज लाइक इंटीग्रिटी एंड करेज। आपका जो ये एक्शन रहा है ये मैनिफेस्टेशन किसका है, इंटीग्रिटी एंड करेज। ये शो करता है कि आप ऑफिसर कैसे हो, करेज वाले हो, आपके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है, एंड विच आर एसेंशियल फॉर गुड लाइफ एंड गुड सिविल सर्वेंट। गुड लाइफ एंड गुड सिविल सर्वेंट के लिए इंटीग्रिटी एंड करेज उसके अंदर होना चाहिए, मॉरल करेज होना चाहिए। सिर्फ फिजिकल नहीं पर साइकोलॉजिकल टफनेस होनी चाहिए आपके अंदर। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो और इस तरह अपना केस है वो फिनिश कर सकते हो, ठीक है। इस तरह अपना केस स्टडी फिनिश कर सकते हो। इस तरह की अब आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई भी फ्यूचर में केस स्टडी आती है फ्रेंड, वहाँ पे इस तरह का आप अप्रोच करके अपनी केस स्टडी करना, तो आपको 100% मैं कह सकता हूँ कि आप आराम से अच्छे से अपने केस स्टडी को एड्रेस कर पाओगे, ठीक है। इस तरह अलग अलग अप्रोच के साथ में हम आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।